नमस्ते आप सभी को, राधे राधे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, सैनिटरी ऑफिसर की वैकेंसी जो अभी टेंटेटिव है, जो 54 सीट्स पे लिखा हुआ है कैलेंडर में, वो आने वाली है। और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स थे कि आप जीएस का पेपर एक बार दिखा दीजिए कैसा है। मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ बहुत ही जल्दी रिवीजन टाइप में, ताकि आप एक बार सारे क्वेश्चन से वाकिफ़ हो जाओ और सेल्फ भी कर सको। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया, और ये सारा जितने भी राइट साइड में टिक लगा हुआ है, ग्रीन टिक जो दिख रहा है, ये फाइनल आंसर किस है, तो आपको इसमें भी देखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। दूसरा कि एक जो प्रोटेस्ट अभी 18 तारीख को होना है, वहाँ पे आप सब, जैसे फॉर्मेटर वाले सर कह रहे हैं, आप सब वहाँ पहुँचिए। जो फंडिंग वाला ग्रुप है उसमें फंडिंग कर सकते हैं आप, तो फंडिंग करिए। और जहाँ जिस तरह से भी सपोर्ट सर कह रहे हैं वैसे सपोर्ट करिए। नहीं आइएगा, नहीं होगा। 25% है वो 25 मार्क्स नहीं है, 133 मार्क्स है। एक भी फ्रेशर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा बिहार में, जैसे कि पीएचडी और रिजल्ट में नहीं हुआ है। ठीक है, इतना कहना था। बाकी आप समझदार हैं, अपनी तरफ से जो भी सपोर्ट होता है वो कभी भी नहीं रोकिएगा। चाहे आपको जाके सपोर्ट करने के लिए बोला जाए या आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए बोला जाए। आपने अभी तक 4-5 फॉर्म भरा होगा है, हर फॉर्म 750 से ऊपर का आता है। ये रियलिटी है ना। 4000 का फॉर्म आप भर चुके हो, कहीं सिलेक्शन नहीं अगर हुआ है, तो एटलीस्ट आप 1000, 1500 या जितना भी आपकी कैपेसिटी हो, 500, 100 जो भी हो, भर ही सकते हो। ठीक है ना। तो वो आप अपनी तरफ से सपोर्ट करना। तो वो निकलते हो, डिस्कस करते हैं बहुत ही स्पीड में। 125 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एकनाथ शिंदे कौन थे? ये जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है ना। 125 क्वेश्चन आपको भी मिलेंगे 100 मार्क्स के, और हर एक क्वेश्चन में 0.8 मार्क्स है। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है प्रिपरेशन वाले वीडियो में, आप जाके पीछे चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट इसके पीछे जो वीडियो है वो इसी की मिलेगी, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कहाँ से क्वेश्चन पिछले बार आए थे, वो मैंने सारा डिस्कस कर दिया है। आप पीछे वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो ये हुआ था। ये वाला जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये इंग्लिश में है, मैं हिंदी में भी डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि दोनों की तरफ से सेपरेट डिमांड आई है। मैं सेम वीडियो एक हिंदी में आज ही लेके आ जाऊँगा और दोनों को आज ही अपलोड कर दूंगा, चाहे जितना टाइम लग जाए। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एकनाथ शिंदे कौन थे? ये डिसेंट शिवसेना एमएलए हैं। ठीक है, उस टाइम का देखिए 2022 के हिसाब से इसका आंसर आप वो सोचिएगा, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 2022 के हिसाब से है। ठीक है ना, तो बस 2022 के हिसाब से आप सोच के चलना है। एकनाथ शिंदे को ने डिसेंट शिवसेना एमएलए है। हु हैज़ द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड अमंग द फॉलोइंग? ठीक है, तो चारों ऑप्शन में ये जो लार्जर कॉन्स्पिरेंसी ऑफ मैसेकर ऑफ जाफरी कांग्रेस लीडर है, ये सही था। थर्ड है, द्रौपदी मुर्मू जी कौन थी? 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही है। हो इस तपन कुमार डेका जो है वो कौन है? तो तपन कुमार डेका जो हो डायरेक्टर आईबी के हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाँ, एसीसी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है, उसके जो हाँ, और उनका जो एक्सटेंशन हुआ था वो किनको ग्रांट किया? तो आपको ये भी याद रखना है कि एसीसी के अभी कौन है चेयरमैन, आप वो भी याद रखेंगे। तो उस समय ये था सामंत कुमार गोयल सर जी थे, वो थे। उसके नीति आयोग के सीईओ पूछ लिया था, वो भी परमेश्वरन अय्यर हैं। उसके बाद शिप बॉर्न वेपन सिस्टम जो टेस्टेड किया गया, 7th क्वेश्चन है, एकदम देखते चलिएगा। चांदीपुर बीच इन उड़ीसा, कभी भी 99% में जब भी टेस्टिंग की बात आती है वेपन्स की, वो चांदीपुर बीच उड़ीसा ही होता है। उड़ीसा में एक चांदीपुर करके बीच है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर वही होता है। अगर आप तुक्का मारना चाह रहे हैं कभी भी किसी क्वेश्चन में, तो आप चांदीपुर मारिएगा। अदरवाइज़ इसमें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो ठीक है। उसका 8th क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द करेक्ट एज फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द अग्निपथ स्कीम? अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया था, क्योंकि एक्चुअल तो 12th पास बहुत लोग ने वो किया था, क्लेम किया था, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन आया था, जो आंसर की में आपको एक्सप्लेनेशन दिखेगा, उन्होंने ये लिखा है कि इंडियन आर्मी ने दानापुर कैंट में ट्रेनिंग कैंप खोला हुआ था, तो वो भर्ती जो थी बिहार के लिए थी। ठीक है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में दानापुर कैंट में, तो उसमें 8th पास ही एलिजिबिलिटी बताई थी, तो इसलिए वो सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राफ्ट गाइडलाइन डज नॉट कवर द नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इशू? ठीक है, इसका जो सही आंसर था टू फीड चाइल्ड्स गार्जियन, ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें आपको शायद ग्रीन टिक ना दिखे, तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ।
वेटरन थिएटर एक्टर वीपी खालिद कौन थे? जो ऑबिचुरी होता है, करंट अफेयर्स में आता है, जो बहुत ही जानी मानी हस्तियाँ होती है, जो रिसेंटली पास अवे हो जाती है, नहीं रहती है, हाँ, जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके बारे में हमें जानना चाहिए कि वो कौन थे। तो ये मलयालम थे, मलयालम लैंग्वेज के थे, ठीक है, वीपी खालिद। उसके बाद 11th क्वेश्चन है कि विच ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट वेंडलाइज राहुल गांधी रीजनल ऑफिस एट कालपेटा इन वायनाड? SFI, ठीक है, SFI। अभी तो ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जा सकता, खैर इनको समझना समझ गया। द वर्कर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हिट द स्ट्रीट्स इन वेस्ट बंगाल डिमांडिंग पेंडिंग वेजेस अंदर मनरेगा? ठीक है, तो पेंडिंग वेजेस के लिए वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में हुआ था ये, ठीक है, ऑप्शन डी। उसका हु इज़ द ओलंपियन? मनु भाकर कौन? आपको सबको मालूम होगा, सिंपल क्वेश्चन है, शूटिंग चैंपियन है। और मनु भाकर पे इस बार बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप प्रिपेयर रहिएगा। ओलंपिक से लेकर उन्होंने जो जो इंडिविजुअल मेडल जीते हैं सब पे फोकस रहना चाहिए। अनीस गौड़ा कौन है? स्विमिंग चैंपियन है पर्सनैलिटी रिलेटेड विथ, ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है। व्हाट इज़ इंडिया गोइंग टू डू? काबुल में हम लोग क्या करने वाले थे? अपनी जो एम्बेसी है वो रीओपन करने वाले थे। आप सबको पता होगा कि काबुल USA ने विड्रॉ किया था अपने ट्रूप्स को, ईयर लॉन्ग वॉर हुआ था। तो आपको पता है कि काबुल को द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है। वो बुक एक आती है, अगर आपने पढ़ा नहीं हो तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, पढ़िएगा, द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। तो अफ़गानिस्तान को ही बोलते हैं ना, हाँ, तो हाँ वो है। तो वो हम लोग क्या करने वाले थे कि उनसे संबंध अपने अच्छे करके वहाँ पे एम्बेसी खोलने वाले थे। इसका 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। एक आप लोगों को US ने जो अपने ट्रूप्स विड्रॉल किए थे, अगर आपने वो देखना है एक्चुअल में कैसे किया था, तो उसके लिए द कोवेनेंट एक मूवी है, उसमें ये दिखाया गया कि US ट्रूप्स को जो हेल्प किया था उन्होंने, तो उनके, हाँ, जो कैसे वो लास्ट में आपने देखा होगा प्लेन उड़ रहा था तो लोग प्लेन पे भी लटक गए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने USA को हेल्प किया था, ठीक है, ट्रांसलेटर बन के अफ़गान टू इंग्लिश, है ना, अफ़गानी को ये लोग इंग्लिश बताते थे, तो ये बता करते थे इन्फिल्ट्रेटर कौन है नहीं है। तो जब US ट्रूप विड्रॉल होने लग गई, तब ये लोग बचने के लिए भागे तालिबान से, कि तालिबान तो मार देता है इनको कि भाई आपने तो देशद्रोह किया इनको अपना, हमारा सब कुछ बता के। तो ये लोग उनके पीछे दौड़े, तो ये लोग भीख मांगे USA से कि हमको अपने साथ ले चलिए, हमको बचा लीजिए, हमने आपके लिए काम किया है, आपको ट्रांसलेट किया है अफ़गान में। तो वो है, तो उसी में एक आदमी ऐसा होता है, मतलब ऐसे बहुत सारे थे, तो एक आदमी के पर्सपेक्टिव से मूवी बनी है द कोवेनेंट, गाय रिची की, वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर, वो देखिएगा ज़रूर। और दूसरा एक काबुल है, काबुल करके वेब सीरीज़ आई 2025 में ही, वो एक फ्रेंच पर्सपेक्टिव से बनी है वेब सीरीज़, फ्रेंच पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फ्रेंच लोगों ने अपने लोगों को कैसे निकाला था जब US विड्रॉल हो रहा था। सबको पता था 31 लास्ट डेट थी, लेकिन उसके एक दिन जस्ट पहले वो तालिबान ने हमला कर दिया था, मतलब USA को भी डेडलाइन दिया, उससे भी एक दिन पहले घुस गए थे वो। तो वो काबुल वेब सीरीज़ और द कोवेनेंट गाय रिची की मूवी है, और दोनों ज़रूर देखिएगा, अभी नहीं, एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट इंडिया इज़ गिविंग टू श्रीलंका टू ओवरकम फ्रॉम इट्स क्राइसिस? हम लोगों ने श्रीलंका को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। 2022 में श्रीलंका में क्राइसिस हुआ था, सबको पता होगा, ये करंट अफेयर्स का है। फर्स्ट सेट ऑफ अग्निवीर विल ज्वाइन देयर सर्विसेज December 23 इसका आंसर है, नहीं सॉरी नहीं, June 23 इसका आंसर है, ठीक है, बी आंसर है इसका, ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन 17 का आंसर बी है। हु एक्सेप्टेड ओपोजिशन सपोर्ट टू कॉन्टेस्ट राष्ट्रपति पोस्ट इन इंडिया? यशवंत सिन्हा, ठीक है, राष्ट्रपति पोस्ट के लिए ओपोजिशन का सपोर्ट। उसके बाद क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूज्ड इन डिप्लोमेटिक चैनल गोल्ड स्मगलिंग केस? ये स्वप्ना सुरेश थी, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ते जाना। हाउ मेनी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज आर एडेड बाय द इलेक्शन कमीशन? और मई 25 2022 के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है, 87 सही आंसर है इसका। हु विल प्ले द रोल एज कैप्टन इन सीनियर मेंस हॉकी स्क्वाड फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स? इसका आंसर मनप्रीत सिंह था। ऑब्वियस सी बात है, हॉकी के कैप्टन भी रहे हैं मनप्रीत सिंह, अभी बहुत फेमस हुए थे, इन पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये हॉकी में भी जादू कर दिया था इन्होंने। तो मनप्रीत सिंह पे भी जो क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स में, ध्यान से वो देखना, पूरा ओलंपिक्स का सारा क्वेश्चन। इन विच गेम अंकिता इज़ नोन फॉर? तो वो टेनिस के लिए जानी जाती थी और जानी जाती हैं। विच परसेंटेज ऑफ इंडिया 5G सब्सक्रिप्शन आर एक्सपेक्टेड बाय 2027 अकॉर्डिंग टू एरिक्सन? तो इसका करेक्ट आंसर था 39%। व्हेन विल द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA बिटवीन इंडिया एंड UK बी एक्सपेक्टेड टू कंक्लूड? थोड़ा सा फंसा था ये, क्योंकि 1-2 महीने का गैप हो रहा था बीच में, तो टिल दीपावली इसका आंसर है। देखो, अब जैसे ही यहाँ पे FTA आ गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो आपको अभी के हिसाब से 2025 के हिसाब से देखना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहाँ किसके इसके बीच में हो रहा है। तो फिर से ये UK के बीच में फाइनलाइज हुआ है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो फंसते अभी तक चल रहा था और जून 2025 में कंक्लूड हुआ है। तो ये एक्चुअली में CETA है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें 100% नहीं करके 99% इन्होंने टैरिफ फ्री एलिमिनेट कर दिया है। मतलब जो भी इंडियन के बिजनेसमैन हैं वो इन्जॉय करेंगे नियरली टैरिफ फ्री मार्केट ब्रिटिश मार्केट में, ठीक है ना। अब टैरिफ का आपको मतलब पता ही है, अभी ट्रम्प टैरिफ गेम खेल रहा है इंडिया के साथ, ठीक है। तो सबको पता होना टैरिफ क्या, टैरिफ एक्चुअली होता है, सिंपल भाषा में बोले तो यहाँ के बिजनेसमैन जब वहाँ पे कुछ अपना सामान बेचने जाते हैं तो गवर्नमेंट को कुछ पैसे एज अ टैक्स देना पड़ता है, तो उसी टैक्स को टैरिफ बोलते हैं। अगर वो टैक्स जीरो रहेगा तो सोचो आप सेम मार्केट में एकदम आराम से बेचोगे, लेकिन अगर आप 100 रुपये का सामान है और 50% टैरिफ लगा दिया, तब तो आप पता लगा 100 रुपये का सामान है आपका और 50 रुपये आप टैरिफ अलग से दे रहे हो, तो वो लॉस होता है, बिजनेसमैन के लिए घाटा होता है। बाकी आप एक और अच्छे से टैरिफ को पढ़ना, टैरिफ क्या होता है और USA कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना, कितना % टैरिफ लगा खेल रहा है, सब आ जाएगा क्वेश्चन में। उसके बाद व्हेन विल द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ FTA, हाँ ठीक है, दीपावली। तो आप मैंने अभी करंट भी आपको बताया, जो जुलाई 2025 का मैंने बता दिया, जूम करके आपको एक बार दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज अफर्म्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ स्लोड इन Q4 इन इंडिया, RBI आंसर था इसका। विच 26 क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द रूलिंग पार्टनर ऑफ NDA एंड बिहार। देखो ये क्वेश्चन कमीशन ने डिलीट कर दिया था, क्योंकि जिस समय ये क्वेश्चन आया था NDA वॉज नॉट रूलिंग पार्टी व्हेन इलेक्शन हैपन, तो उस समय NDA थी ही नहीं, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था तो कमीशन ने। मैं ये भी बता देता हूँ आपको। और बिहार की जो है ना, इसमें पूछा था कि इकोनॉमी है वो किस पे बेस्ड है। 99% लोगों ने मुझे लग रहा है मारा था एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बहुत लोगों ने बोला कि अरे यार सर्विस सेक्टर नहीं होगा, क्योंकि आंसर की में सर्विस सेक्टर, फाइनल में भी सर्विस सेक्टर आंसर है। तो जो फाइनल आंसर की में एक्सप्लेनेशन है मैं वो आपको पढ़ के बता देता हूँ। हाँ, तो आंसर है सर्विस सेक्टर ही है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि 2020-21 के बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो बिहार की GDP का 61.2% जो है वो आ रहा था सर्विस सेक्टर से, और इंडस्ट्री आ रही थी 19.5 और एग्रीकल्चर आ रहा था 19.2%। तो आप देख लो, अगर एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूशन देखिए, कृषि से अगर आप कंट्रीब्यूशन देखिए तो सिर्फ 19.2% था, और सर्विस सेक्टर से आपका जो कंट्रीब्यूशन था वो 61.2% था। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर सर्विस सेक्टर उन्होंने दे दिया। GDP रैंक ऑफ बिहार 14 था, उन्होंने ये पूछा है। GDP पर कैपिटा रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया 30, हाँ तो 33 था। व्हाट इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया 36। अभी ये 2022 के हिसाब से अभी क्या है, आपको पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है। व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नोन एज डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट होता है 1 अनार 100 बीमार, ज़रूरत सिर्फ 5 आदमी की है, कर रहे हैं 20। मोबाइल शॉप्स वगैरह आपको कभी देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे क्या है कि जहाँ पे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, ज़रूरत कम की है लेकिन ज़्यादा लोग को रख रखा है, तो उसको डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसके बाद द वैल्यू ऑफ मनी और द परचेजिंग पावर ऑफ मनी वेरीज। परचेजिंग पावर जो है मनी का वो वेरी कैसे करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस लेवल, ठीक है। 33 पे आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ RBI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशूइंग ऑफ करेंसी नोट्स, ठीक है। ये आपको एक्चुअल में आंसर दिया था इशू डिपार्टमेंट, लेकिन अभी आप RBI की वेबसाइट पर जाइएगा तो एक डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट करके ये वो काम करती है। तो इसमें एक्चुअल में तो नोटा है, लेकिन उन्होंने आंसर भी दिया था, तो ये नोटा हो जाएगा फिलहाल के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन सेम आ गया ना तो आंसर इसका नन ऑफ द वो होगा। क्या होगा, आप जाके RBI की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे फॉरेक्स एक डिपार्टमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज, वैसे एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। उसका जो है कोर फंक्शन है RBI का वो, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, और ये फंक्शन ऑफ करेंसी को देखता है। तो हाँ ये देखिएगा। उसके बाद क्या है, द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए ईयर इज़ नोन एज व्हाट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ पे A और D में कन्फ्यूजन था, लेकिन A आंसर है। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर लैंड रिसोर्सेज। देखो यार ये क्वेश्चन ने कमीशन ने डिलीट कर दिया, ठीक है। एक्चुअली में ऑल ऑफ द अबव तो गलत नहीं है,
सॉरी, नॉट का अंदर है, देखिए सारे आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ नहीं नहीं सॉरी, ये एक्चुअली में सही में डिलीट होना था, तो इसमें नॉट जो लगा दिया ना उसके चक्कर में क्वेश्चन डिलीट हो गया। तो ऑल ऑफ द वो लगाया था, बट 35 क्वेश्चन डिलीट हो गया, ठीक है। सो 35th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्स द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट टेकन टुगेदर एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस ऑफ द गुड। ठीक है, इसका आंसर मार्केट डिमांड था। अब देखो इसने ना एक वर्ड पकड़ना, टुगेदर पकड़ा है ना वर्ड, बस सब साथ मिलके काम कर रहे हैं तो मार्केट डिमांड है। अगर हाँ, अगर मोनोपोली होती तो सिर्फ एक ही है, कोई कोई एक है, उसने सब पे कब्जा कर रखा है पूरे मार्केट पे, तो वो मोनोपोली है, अपने हिसाब से चला रहा है। हम रेट फिक्स करेंगे, हम 100 कर देंगे, 50 कर देंगे। एक आदमी कोई कर रहा है, एक कंपनी कर रही है बड़ी कंपनी, तो मोनोपोली हो गया। अगर दो बड़ी कंपनी है तो डुओपोली हो गया। और ओलिगोपोली हो गया कि मोर देन 2 और 3 है तो ओलिगोपोली हो जाता है। ठीक है, कि कुछ स्मॉल नंबर ऑफ़ फर्म्स है, कुछ फर्म्स है छोटे छोटे, 4 है 5 है स्मॉल नंबर ऑफ बिजनेस कंपनीज़ हैं, तो वो मार्केट को डोमिनेट कर रही हैं, तो वो ओलिगोपोली हो जाएगा। यहाँ नंबर के हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आता है गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी को क्या रिप्रेजेंट करता है। गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी है, आंसर उन्होंने बी दिया है जो बीपीएससी की तरफ से, लो इन्फ्लेशन स्टीडी इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब देखो ये एक्चुअली क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। 2022 में निर्मला सीतारमन जी ने ये चीज़ बोली थी, ठीक है, कि इंडिया जो है हमारा गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। और अभी आप देखना 8 अगस्त 2025 की बात है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने फिर से स्टेटमेंट दिया है कि हमारा जो इंडिया है वो गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी हो रहा है, हो गया है, हो रहा है। और ये कहाँ छपा था, द हिंदू में छपा था। तो मैं आप खुद से भी सर्च करके देख सकते हो, द हिंदू का आर्टिकल है 8 अगस्त 2025 का। तो उसमें लिखा हुआ है गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी का मतलब है मॉडरेट ग्रोथ, सबड्यू इन्फ्लेशन और सपोर्टिव मॉनेटरी कंडीशन। तो ग्रोथ कैसा है, मॉडरेट है। अब देखो ऑप्शन में क्या है, लो हाई, हाई तो कट गया। एक देखो पहला ऑप्शन देखो, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, लो तो नहीं है, मॉडरेट है, उड़ा दो। ऑप्शन सी देखो, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, उड़ा दो। ऑप्शन डी देखो, हाई इकोनॉमिक, उड़ा दो। बचा क्या बी, तो स्टडी ही होगा, मॉडरेट को स्टडी मान लो। अब दूसरा सोर्स बताता हूँ, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में आप सर्च करेंगे तो गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी का मतलब जो है वो आएगा इकोनॉमी ग्रोइंग एट इवन रेट। ठीक है, और बिजनेस स्टैंडर्ड को आप आर्टिकल देखोगे तो उसमें स्टडी पक्का लिखा हुआ है, ग्रोथ स्टडी होगी, तो उसको गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी बोलते हैं। मैंने तीनों सोर्स दिखा दिए हैं, तीनों आर्टिकल आप सर्च करके गूगल पे देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जाना है इंडिया के रिस्पेक्टिव पे। और ये करंट अफेयर्स है, मैं बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स में ये फाइनेंस मिनिस्टर ने ये वर्ड यूज़ किया है, इसीलिए आया है। ठीक है, अब आता है 38, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा हम लोग उतना नहीं पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी। गिल्ट एज मार्केट, बट मैंने रिसोर्स आपको पूरा दे दिया एकदम, डंके की चोट पे 100/100 रिसोर्स है, आप चेक कर लेना खुद से भी। अब आता है गिल्ट एज मार्केट किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो मैंने इसका भी तोड़ निकाला, तो इसका आंसर है सी, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, गिल्ट एज मार्केट का। अब देखो ये रिस्क फ्री होता है, ये पहला चीज़। अब देखो पहले ना SGB आता था, सरकार ने लॉन्च किया था सोवरेन गोल्ड लोन, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी होती थी, हम टेंशन फ्री होता था कि भाई हमें इतना फिक्स इंटरेस्ट रेट बैक टू हमें मिलेगा ही मिलेगा, इतने साल के लिए करेंगे तो रिस्क फ्री होता है गिल्ट एज। और ये RBI की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है। आप जब कुछ RBI की वेबसाइट लिखना, RBI गिल्ट एज मार्केट, एक पेज ओपन होगा RBI का, और उसमें आपको सीधा लिखा मिलेगा गिल्ट एज मार्केट लास्ट में, तो उसमें लिखा हुआ है रिस्क फ्री है, वो RBI के वर्ड्स हैं, गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना, ये आपको मिलेगा। ठीक है, और ये सेफेस्ट ऑप्शन होता है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड होता है, मतलब सरकार सपोर्ट करती है इसमें। और ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये इसको GSEC बॉन्ड भी बोलते हैं, और एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, सरकार जो इशू करती है वो डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, समझे ना। तो ये सब चीज़ें आप याद कर लेना। और इसको इशू किया जाता है प्राइमरी मार्केट में, जहाँ पे जो जैसे कि सारे मेन बैंक्स है, जहाँ पे एकदम प्राइमरी मार्केट जो होता है बिजनेस वाला, तो वहाँ पे ये शेयर किया जाता है। जैसे एग्जांपल इसका ट्रेजरी बिल्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ठीक है ना। और इसको यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म भी, ये भी RBI की वेबसाइट से ही उठाया है, उसमें लिखा हुआ है कि जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मार्केट है शॉर्ट टर्म का था, तो वो मैंने लिख दिया, आप एक बार चेक कर लेना। मैं इसको जूम कर देता हूँ, देख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं 39 पे। अब देखो जो सबसे पहले जो SEZ था, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन कहाँ होना था, उत्तराखंड में होना था। सी
हाईएस्ट कमर्शियल इंडिया का जो एयरपोर्ट है ये था कहाँ, कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। ठीक है, अब देखो ये है ना 2022 का था, 25 का सर्च कर लेना क्या है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना अभी करंट अफेयर्स के, इसका जैसे इसमें 125 क्वेश्चन है ना, तो जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं आप इसका एक वो बनाओगे, एक पन्ना लोगे A4 का, और 125 क्वेश्चन में जितना करंट अफेयर्स आया है आप सेम बनाना। जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 2025 में किसके साथ हुआ है, एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, अभी कमर्शियल एयरपोर्ट क्यों है, अभी क्या क्या है, तो ये सारा चीज़ें आप खुद से देखोगे। ठीक है, करंट अफेयर्स तो बाय हार्ट करोगे ना स्पीडी लेके तो बन जाएगा सारा क्वेश्चन। आप देखो 14 ब्रिक्स समिट के अंदर किसकी चेयरमैनशिप थी, जी जिनपिंग की, शी जिनपिंग की, जी नहीं बोलते शी। ठीक है, ही और शी बोलना तो शी जिनपिंग। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया इन 2022, ये गुस्तावो पेत्रो थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने एबॉर्शन राइट्स के मामले में क्या डिसीजन लिया था 2022 में, उन्होंने बोला था कि ये आपका एक डिसीजन नहीं हो सकता पर्सनल, जो कि मैंने लगाया था, इस पर बैन कर दिया था, एबॉर्शन राइट्स को बैन कर दिया था। ठीक है, तो 43 का आंसर डी हो जाएगा। 44 पे आइए, G7 समिट 2022 कब कहाँ शेड्यूल्ड है, जर्मनी में शेड्यूल्ड है 2022 का। आप क्या करोगे 2025 में G7 या 2024 में जो रिसेंट G7 हुआ है वो कहाँ हुआ है, आप वो बना लोगे अपने नोट्स में। ठीक है, उसके बाद रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो इन्होंने पूछ लिया कि ये जो वेरोदोंस्तेक सिटी है, ये मेरे हिसाब से एस साइलेंट है, वेरोदोंस्तेक सिटी है, ये यूक्रेन में कहाँ है, तो ये ईस्टर्न फ्रंट पे था। उसके बाद है व्हाट लेजिस्लेशन हैज़ बीन पास्ड बाय द यूएस हाउस रिसेंटली अमॉन्ग द फॉलोइंग, गन सेफ्टी। 2022 में आपको होगा यूएस में बहुत ज़्यादा हत्याएं होने लगी थी, तो सबने गन सेफ्टी लेजिस्लेशन की आवाज़ उठाई कि भाई सबके पास गन नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने एक गन सेफ्टी का लेजिस्लेशन लाया था। उसके बाद शिरीन अबू आलेख, एक ये मुझे लग रहा है कि एक जर्नलिस्ट की मौत हो गई थी। ठीक है ना, बहुत ही न्यूज़ में आया था उस टाइम में कि ये जर्नलिस्ट को मार दिया, एक थे मेल थे, तो हाँ ये अल जजीरा टीवी जर्नलिस्ट थे। और अभी अभी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं न्यूज़ डेली देखता हूँ, टीवी वाला न्यूज़ डेली आधा घंटा BBC पे, और उस पर फ्रेंच फर्स्ट करके एक चैनल है 405 एयरटेल पे, तो हाँ तो वो दिखाते हैं, और DW डोशे वाले भी देखता हूँ, तो उसमें भी आ रहा था ये चीज़ कि अभी कोई अल जजीरा के 3 या 4 जो हैं वो गाज़ा में मारे गए। तो आप देखना यार ऐसे इस तरह से क्वेश्चन अगर आया है तो सेम क्वेश्चन है, अभी भी सेम ही चीज़ हुआ है हाँ गाज़ा में। उसके बाद देखो हु अमंग द फॉलोइंग वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन फ्रांस, प्रेसिडेंट फ्रांस के मैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, जहाँ तक मुझे याद है मैंने करंट अफेयर्स में लिखा है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का नाम, जो कि अभी एक साल के अंदर रिसेंट अपॉइंटमेंट्स का आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसमें है ना फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर आएंगे। अब क्वेश्चन आ जाएगा फ्रांस का PM, और उसमें मैनुअल मैक्रोन आ जाएगा, तो भाई मैनुअल मैक्रोन को मत मार देना, ध्यान जाओ इसीलिए बोल रहा हूँ अपने नोट्स पहले बनाओ। इन 125 क्वेश्चन में मान लो 50-60 भी तो होंगे करंट अफेयर्स ये रिलेटेड वर्ड्स, उसके आपको खुद से बनाने हैं। हाँ, और आप देखना फ्रांस के PM देख लेना, अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, मैक्रोन लिख देंगे, और जो हमारे जैसे स्टूडेंट है कमज़ोर वो मार के आ जाएंगे मैक्रोन, तो गेम वहीं ख़त्म हो जाता है। PM अलग है, प्रेसिडेंट अलग है। व्हाट वाज द मैक्सिमम रेंज ऑफ अर्थक्वेक इन अफगानिस्तान, 6.9। देख लेना कहाँ कहाँ अर्थक्वेक आया है। जो आपका एक तो अफ़गानिस्तान से क्वेश्चन बहुत आए हैं, और अफ़गानिस्तान में भी कांड भी बहुत हुआ है, गाज़ा में भी कांड बहुत हो रहा है। ठीक है ना, रशिया यूक्रेन में हो रहा है। कुछ ऐसे पॉइंट्स ना जो उस युद्ध से बहुत ही फेमस हो गए। ठीक है, जैसे कि रशिया यूक्रेन में से वहाँ के लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला, फिर गाज़ा में हाँ मुझे पता लगा पीस कीपिंग फोर्स में इंडियंस भी थे, उसमें एक इंडियन की मौत हो गई थी। देखो इस तरह की चीज़ें पता करना कहाँ क्या है नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, ये आपका दिन का 10-15 मिनट मांगेगा लेकिन हो जाता है। उसके बाद हाँ मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक देख लेना कहाँ का आया है, वो भी हो जाएगा। एक प्रॉफिट की कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसमें बोल रहा था कि किसने हमें सपोर्ट किया था, तो एक गल्फ़ कंट्रीज ने सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन आप देखो कि करंट अफेयर्स के मतलब रिलेटेड टर्म्स थे। जो इकोनॉमी के टर्म्स थे वो भी करंट अफेयर्स में जो रिसेंट यूज़ हुए हैं वो टर्म्स वो थे। देख लो ना 50 क्वेश्चन है। चलो जनरल साइंस का है 51 से फटाफट लेते हैं। इट इज़ मोर कम्फर्टेबल टू वियर, वाइट क्लॉथ क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो सारी हीट रिफ्लेक्ट कर देता है, इसका कोई टेंशन नहीं। 52 में ए पीस ऑफ आइस इज़ फ्लोटिंग इन द बीकर कंटेनिंग वाटर। आइस जब आप डालते हो ना, जैसे ही डालते हो
तो वो ऑलरेडी उस लेवल पे आ जाता है, तो उसका लेवल कुछ नहीं, वो लेवल सेम रहेगा चाहे वो मेल्ट ही कर जाए। तो 52 का सी, वो ऑलरेडी उतना वाटर डिस्प्लेस कर देता है। जैसे आप आइस को पानी में डालते हो वो ऑलरेडी उतना वाटर डिस्प्लेस कर देता है, तो उससे लेवल का कोई चेंज नहीं होगा। 52 का सी ही आंसर है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये सब बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना। रेनबो का फॉर्मेशन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। देखो आर ए इलेक्शन रेक्शन, आर ए सी और एल ई सी, जहाँ जहाँ कुछ शाइनी चीज़ होगा ना, शाइनी, वहाँ पे टी आई आर भी आ जाता है, टोटल रिफ्लेक्शन। याद रखना, कहीं भी शाइनी कोई टर्म यूज़ हुआ ना, आपको नहीं पता है, तुक्का मारना है, तो टी आई आर आ जाता है वहाँ पे। और मेरे हिसाब से रेनबो में टी आई आर भी होना चाहिए ऑप्शन में, इसमें दिया नहीं है लेकिन शायद टी आई आर भी होता है, आप लोग चेक कर लेना। देखो मुझे भी, मैं भी भूल गया ना, तो आप लोग चेक कर लेना। सोलर एक्लिप्स, द मून इज़ बिटवीन द सन एंड द अर्थ, बी आंसर, ठीक है। सी वी रमन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क, सी वी रमन को किस चीज़ के लिए मिला था नोबेल प्राइज़? स्कैटरिंग के लिए। बॉल बेयरिंग्स क्यों यूज़ करते हैं? फ्रिक्शन कम करने के लिए, बी आंसर है। 57 का देखो, इन रेलवे ट्रैक टू सक्सेसिव रेल्स आर ज्वाइंड इन टू एंड विद अ गैप इन बिटवीन दैम बिकॉज वॉट? एक्सीडेंट्स ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ रेल्स इन समर कैन बी अवॉइडेड। रेलवे का आप ट्रैक देखा होगा, खटक 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 आवाज़ जो चलती है वो कहाँ से आती है? वो गैप पे जब चलता है। वो गैप क्यों दिया जाता है? आयरन होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आयरन का। आप देखना कि जब भी उस पर, हाँ, मेटल में गर्मी में क्या होता है, एक्सपेंड करता है वो, ठीक है ना। एक्सपेंड करेगा और अगर वेल्डेड अगर किया हुआ तो उसको एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, बेंड हो जाएगा। आप देखना बकल सांप के जैसे ऐसे ऐसे दूर से देखोगे तो यूँ यूँ मुड़ा रहता है, ठीक है। तो इसलिए तो बीच में थोड़ा सा गैप दे देते हैं उसको, थोड़ा जगह दे देते हैं ताकि वो आराम से एक्सपेंड कर सके, तो ऐसी कोई हादसा भी नहीं होता। नेक्स्ट आंसर सी है 57 का। 58 का देखो क्या है, हॉट लिक्विड इट पोर्ड इनटू ए थिक ग्लास टम्बलर इट्स क्रैक्स बिकॉज, क्यों? इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट सो ओनली इनर सर्फेस ऑफ टम्बलर एक्सपेंड्स, ठीक है, क्योंकि हीट कंडक्ट नहीं कर सकता तो जो इनर सर्फेस है वही एक्सपेंड करेगा। हाइड्रोजन बम का प्रिंसिपल क्या है? फ्यूज़न। देखो मैंने ऐसे याद किया, SUN आता है ना, सन में U है, SUN, सन फ्यूज़न, SUN, U को पकड़ना, U फ्यूज़न, बाकी न्यूक्लियर फिजन है ना। अरे भाई न्यूक्लियर रिएक्टर सब फिजन पे ही काम करता है ना भाई, करेक्ट करते जाना मुझे भी, क्या टेस्ट भी चल रहा है एक तरह से, ठीक है। तो न्यूक्लियर वाला जो एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं प्लूटोनियम वगैरह डाल के, वो फिज़न होता है। हाइड्रोजन बम में फ्यूज़न है, हाइड्रोजन बम में फ्यूज़न है और सन में भी फ्यूज़न है, SUN फ्यूज़न। गलत होगा तो मेरे को करेक्ट करना कमेंट सेक्शन में। 60 पैसेंजर इन ए मूविंग बस आर थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन ड्राइवर्स, अच्छा अचानक से अगर हम लोग ब्रेक लगा देते हैं, क्वेश्चन 60 है, तो हम लोग हम लोग को आगे झटका लगता है ना, वो क्या होता है एक्चुअली, इसमें सूडो फोर्स बोलते हैं, हम लोग के बॉडी पे लगता है, तो वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोला जाता है, ठीक है। आप चल रहे, ब्रेक मारा तो आप थोड़ा सा आगे आ गए, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? ट्यूबलाइट ऑब्वियसली। हीटर में देखो बाकी सारा ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब में हीटिंग इफेक्ट आता है ना, फिलामेंट गर्म होकर लाल हो जाता है, फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ये सब याद पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक प्रेस गर्म हो जाता है, कॉइल लगी होती है उसमें, इलेक्ट्रिक हीटर भी गर्म होता है, ट्यूबलाइट कहाँ गर्म होता है यार। फिर ट्यूबलाइट क्या होता है, LED, CFL, ये सब, CFL का फुल फॉर्म ये सब देख लेना। देखो नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास ईजी है, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर लेता है, बी आंसर है। 63 क्वेश्चन डिलीट हो गया था क्योंकि स्काई का कलर में ब्लू इसलिए दिखता है स्कैटरिंग के कारण, और स्कैटरिंग ऑप्शन में था ही नहीं, तो कमीशन ने 63 क्वेश्चन नंबर डिलीट कर दिया। प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग पोटैटो चिप्स आर फिल्ड विथ नाइट्रोजन, सबको मालूम है कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन डाला रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू सेपरेट क्रीम फॉर मिल्क? सेंट्रीफ्यूगेशन, सबको मालूम है। अच्छा जैसे हम ना बी काटती है, बी क्या होता है, मधुमक्खी को बोलते हैं ना, मक्खी, मधुमक्खी, तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, आंसर डी है। ये सब इजी क्वेश्चन है, आप देखना रेड एंट में भी होता है, लेकिन सारे इंसेक्ट्स या ये जो है ना पतंगे इनमें नहीं होता, सारे में नहीं होता है फॉर्मिक एसिड। तो आप देख लेना, फॉर्मिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है HCOOH होता है, इसको मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। जहाँ भी गलत हो प्लीज़ मुझे करेक्ट करना, आई एम ऑल्सो एन स्टूडेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबसेबल रिएक्शन? देखो बर्निंग ऑफ पेट्रोल, देखो ये ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है, ऑल अबव तो डाल दिया, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाना भाई, कंबशन रिएक्शन है,
कंबशन होगा, एक्सोथर्मिक होगा, है ना। तो दिमाग लगाना भाई, वैक्स मेल्ट हो रहा है, क्या कंबशन, कुछ तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। पानी गर्म करने में क्या कंबशन हो रहा है। लेकिन जब पेट्रोल जलेगा ना, जैसे मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, और जो पिस्टन कंप्रेस होता है तो क्या पेट्रोल बर्न होता है, कंबशन होता है, तो एक प्रेशर, मतलब इस तरह से दिमाग लगाना तो आपको आएगा कि नहीं भाई तीनों तो नहीं होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है साइंस के, बहुत आसान। द मोस्ट अबेंडेंट कंस्टिट्यूएंट इन एयर इज़ नाइट्रोजन। सबको मालूम है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। याद रखना बीपीएससी का एक दो क्वेश्चन में आर्गन का कंटेंट पूछ रहा है बार बार, ठीक है। मैंने देखा है आर्गन बार बार पूछ रहे हैं, 0.93% आर्गन होता है। आप याद रखना, मैं बोल रहा हूँ आपको सब पता होगा, ठीक है ना। आप बस आर्गन मेरे हिसाब से याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड शायद 0.03% है ना, 0.03 या 0.3 है, ठीक है। तो आप ये सब ध्यान रखना भाई, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। तो हाँ, आर्गन याद रख लेना, 0.93% है, ये पूछा जा रहा है बार बार। नेक्स्ट 69 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग अबाउट आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में गलत क्या है। गलत ये है आंसर सी, दे पॉजिट डिफरेंट पोजिशन इन पीरियोडिक टेबल, बाकी सारा सही है। दो सबस्टांसेस विच गिन हाइड्रोक्साइल आयन, पानी में जो हाइड्रोक्साइल आयन देते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेस। OH माइनस की बात कर रहे हैं ना। न्यूट्रल सॉल्यूशन 7, आपको सबको पता है 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेस। अल्कलाइन किसको बोलते हैं फिर, ये भी पता करना। नेक्स्ट, व्हीट, राइस एंड हनी आर सोर्सेज ऑफ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स। देखो ये एज ए बॉडी बिल्डर तो ये मुझे पता है कि कार्ब्स के सोर्स हैं। आप देखना, ये बहुत आसान था। प्रोटीन अलग, विटामिन अलग, लिपिड्स अलग होते हैं। चावल वगैरह आप खाते हो, सब कार्बोहाइड्रेट होता है। और देखो अभी आपको याद होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, याददाश्त सही है, तो अभी अपने जीएस के पेपर में एक आया था ना, कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं, तो उसमें डाइशराइड्स लिखा हुआ था आंसर में, जबकि ये कार्बोहाइड्रेट्स मोनोशराइड्स होता है। ऑप्शन बी करेक्ट था उसमें, अस्पार्टम में आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो ये गलत था, उसने दिया डाइश मोनो कार्बोहाइड्रेट मोनोशराइड्स ऐसे करके होता है। फिर से मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ तो, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया था इसी से रिलेटेड, ठीक है। द 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए सबको होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओजन है, ओजन डिप्लीशन आपको सबको पता है, स्किन कैंसर होता है उससे। पराबैंगनी किरणों से हमें वो होता है, स्किन कैंसर हो जाएगा। इन वाटर रेडियो, इसीलिए आप लोग वो लगाते हो ना, लड़कियां वो लगाती है चेहरे पे, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार याद आएगा तो बताऊँगा। इन सनस्क्रीन लगाती है, ठीक है ना। लॉरियल पैलेस का मस्त आता है भाई। इन वाटर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाई मास इज़ व्हाट, 8:1, जिसको फॉर्मूला पता है खेल है। द मेटल प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट में मिनरल प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं बहुत स्पीड जा रहा हूँ, अगर एक आध क्वेश्चन गलत भी आपको दिखे ना तो प्लीज़ आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। आंसर की मेरे साथ सबके पास होगी। इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट डज नॉट व्हाट, रेडिएट एनर्जी। 77 का सी आंसर है, 76 का देखो सी आंसर है, और 77 का भी सी आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना ये ग्रीन टिक वाला। इंक स्प्रेड्स इन वाटर, इंक क्यों फैल जाता है, डिफ्यूज़न के कारण, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। केमिस्ट्री का सिंपल क्वेश्चन। देखो विटामिन, हमारे ब्लड में क्लॉटिंग किस विटामिन के कारण होती है, क्वेश्चन नंबर 80, विटामिन के कारण। मैंने कैसे याद कर रखा, के क्लॉट, के क्लॉट, तो वो थक्का जमाता है खून का, विटामिन के फॉर क्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम किसका मिक्सचर है भैया, मेनी हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन रहते हैं पेट्रोलियम में। नेक्स्ट, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, सबको मालूम होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, डी को शायद कैल्सीफेरोल बोलते हैं, गलत होगा करेक्ट करना। तो इस तरह से सबके क्या क्या नाम है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब कैसे कैसे। ए को रेटिनॉल बोलते हैं। आप ये सारा याद करो, यही सब आ रहा है, एकदम बेसिक आ रहा है। अगर बेसिक आपको नहीं आएगा आप भूल जाना। उसके बाद है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम डायरेक्टली ट्रीटमेंट में नहीं दे सकते, तो डिसइंफेक्टेंट होता है। 83 का बी आंसर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नेवर बी यूज टू ट्रीट पीपल डायरेक्टली। देखो किसी को मलेरिया हो गया, कुनेन की दवा देंगे, कुनेन पेड़ की छाल से बनती है मलेरिया की दवा, ये सब क्वेश्चन पढ़ा है ना आपने, तो वो हम दे सकते हैं। मलेरिया हो गया तो एंटी मलेरियल्स देंगे। आपको बुखार होता है तो आपको बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक्स, डायरेक्ट हम लोग टेबलेट खाते हैं एंटीबायोटिक्स की। कट वट जाता है तो क्या बुलाते हैं, डेटॉल लगाते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं।
तो ए, सी और डी तीनों डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, तो कौन सा डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते? डिसइंफेक्टेंट। पानी जो आप घर में पीते हो, क्या उसमें 1 चम्मच क्लोरीन डाल के पीते हो क्या? नहीं ना। तो डिसइंफेक्टेंट है ना, डायरेक्टली हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। 83 का ऑप्शन बी है। और मैंने सही करके मैंने इसमें बोलते हैं ना कि मैंने एक वीडियो में बोला था कि सिली मिस्टेक्स होती है, देखो यहीं पे वो सिली मिस्टेक्स है, मैंने इसमें डी फिल कर दिया था। मुझे पता है, देखो मैंने बी माना था, सही है वो भी, लेकिन मैंने फिल डी कर दिया, सिली मिस्टेक्स। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस क्या है? देखो मैं पहले ये बताता हूँ फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज होता है कि जब आप उसको दोबारा वैसा बना सको, कोई एक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल आइस है, ठीक है ना, वो अपने पुराने स्टेट में वापस आ जाए, तो वो फिजिकल चेंज है। बस ऐसे में याद करो जितना छोटा हो सके। जैसे आप आइस है ना, आइस को फ्रिज से बाहर निकालो, पानी बन जाएगा, पानी को वापस फ्रिज में डाल दो, आइस चेम्बर में, आइस वाले चेम्बर में, फिर से बर्फ़ बन जाएगा। तो क्या हो रहा है, मतलब ये तो लूप बना रहे हैं ना, दोबारा उसको कर सकते हैं। लेकिन पहला आंसर आओ, खाना बनाते हैं, ठीक है, केमिकल चेंज पूछा, तो केमिकल चेंज में हमेशा नया सब्सटेंस बन जाता है, आप गो बैक नहीं जा सकते, मतलब मृत्यु की तरह सत्य है। केमिकल चेंज मीन्स याद रखना, मृत्यु की तरह सत्य है, वो होना ही, मतलब वापस नहीं आएंगे, मर गए तो वापस नहीं आएंगे। तो कुकिंग ऑफ फूड क्या है? खाना बनाओगे, प्याज को गलाओगे, प्याज को गला के वापस प्याज बना दोगे? नहीं भैया। तो ये केमिकल चेंज तो है कुकिंग ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड है, हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, अब मान लो मैंने अंकल चिप्स पसंद है मुझे, मैंने अंकल चिप्स खाए, अब खा के वापस वो अंकल चिप्स नहीं बन पाएगा ना, पॉसिबल नहीं है, वो तो एक्सक्रीटर के फॉर्म में बाहर जाएगा। तो डाइजेशन भी क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस बना दिया। तो ऐसे याद रखना, मैं ऐसे याद रखने बता रहा हूँ कि जो गो बैक नहीं हो पाएगा ना, जिससे वापस वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था जिस चीज़ से, तो वो केमिकल चेंज में आता है। आइस को पिघला के पानी, पानी को पिघला के वापस आइस बना सकते हैं, तो वो फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। और जो नया सब्सटेंस बन जाता है तो बस ऐसा ही। तो आंसर जो था, ठीक है, तो वो 1 और 2 था। इसमें कमीशन ने भी आंसर 1 और 2 ही दिया है। एलिमिनेशन से बनाना ये सब क्वेश्चन, आपको दिक्कत होगी तो। चलो नेक्स्ट 85 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपाउंड, ठीक है, तो मिल्क नहीं है। ए ब्रेथ, देखो ये कॉमन क्वेश्चन है, जो ट्रैफिक पुलिस के पास ब्रेथ टेस्ट करता है, क्वेश्चन नंबर 86, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ध्यान रखना, डाइक्रोमेट की जगह पे कभी क्रोमेट लिख दिया आपने, मार दिया आंसर, तो ध्यान रखना डाइक्रोमेट है, ठीक है ना। और द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन ए सेल डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला 2n²। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस? एमॉर्फस क्या होता है? अब देखो दो तरह है, एक एमॉर्फस, एक क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है ना। तो एमॉर्फस क्या होता है कि जिसका डिसऑर्डर होता है, मतलब ऑर्डर में नहीं होते उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स, है ना, ऑर्डर में नहीं होते, तो उसको एमॉर्फस बोलते हैं। आंसर इसका 88 का डी है। क्वार्ट्ज ग्लास, ग्लास याद रखना आप। इसके उल्टा में जो क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन में ऑर्डर्ड होता है, और जो रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो रिपीटिंग होता है। तो याद रखना, क्रिस्टलाइन में ऑर्डर्ड होता है, एमॉर्फस में डिसऑर्डर्ड होता है, बस। लेकिन अपने से नोट्स बनाना, इन 125 क्वेश्चन का तो नोट्स बनाना पड़ेगा आपको अगर आपको सिलेक्शन लेना है। PYQ एनालिसिस 100% करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। RAM सबको पता है यार, इसका तो बताना ही ज़रूरी नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, फिर भी देख लो, 89 का सही। 90 याद है। व्हाट डू वी कॉल कलेक्शन ऑफ 2 or more computers that are located within a limited distance of each other and that are connected to each other directly or indirectly? अरे यार LAN है यार, लोकल एरिया नेटवर्क, इतना क्यों पढ़ रहे हैं। द HTTP का फुल फॉर्म पूछा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी आंसर सही है। मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, आंसर डी सही है। ए प्रोग्राम दैट नीदर रिप्लिकेट्स नॉर कॉपीज इट सेल्फ बट डज डैमेज और कॉम्प्रोमाइजेज द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर, विच कंप्यूटर वायरस इज इट? ट्रोजन बोलते हैं उसको। व्हाट इज स्पाइडर इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी? स्पाइडर क्या होता है? ए प्रोग्राम दैट कैटलॉग वेबसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? नॉट पूछ रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज़ 7 नहीं है, विंडोज़ 7 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, तो क्या है? विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एप्लीकेशन नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ध्यान रखना, 10 क्वेश्चन आता है कंप्यूटर का, कुछ फिक्स नहीं है, कभी 20 भी डाल दे, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ टुडेज़ कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज बोलते हैं। एक्चुअल में टुडेज़ कंप्यूटर मतलब मॉडर्न कंप्यूटर होता है। एलन ट्यूरिंग ऑप्शन में नहीं है, एलन ट्यूरिंग ऑप्शन में होता तो वही सही होता, लेकिन
हाँ, जो वेब फाइनल आंसर की आई है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि अगर एलन ट्यूरिंग होता तो वो सही होता। तो कंप्यूटर सेटेड एक ही आदमी है फिलहाल अभी इस चारों ऑप्शन में, तो वो चार्ल्स बेबेज आंसर सही है। ये फॉल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स वर्किंग करेक्टली, बग होता है, नहीं बोलते हैं क्या कर रहे हैं भाई कंप्यूटर का ख़राब हो गया, क्या होता है डिबगिंग कर रहे हैं। डिबगिंग मतलब कुछ बग था उसको फिक्स कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम फिक्स कर रहे हैं, आंसर है। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सबको पता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, क्या रिसाइकिल करेंगे सबको मालूम है। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन विद रिस्पेक्ट टू बायोगैस, गैस प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, फंसे थे इसमें बहुत लोग। मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन वन फॉरेस्ट, और मेनी टाइप ऑफ फ्लोरा मेनी फॉरेस्ट। देखो आंसर जो इसका है ना 102 का आंसर ए है। ठीक है, अब बहुत लोगों ने क्लेम मारा कि अरे में बहुत सारे जंगलों में बहुत बहुत तरह की चीज़ होंगी, तो उसको नहीं, एक जगह पे कितनी विविधता है वही बायोडाइवर्सिटी है। भारत हमारा एक देश है ना, एक देश में हजारों तरह की भाषाएं बोली जा रही है ना, तो विविधता है वही बायोडाइवर्सिटी है। एक जगह पे मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन वन फॉरेस्ट, एक जगह पे कितनी विविधता है वही बायोडाइवर्सिटी होती है, सबका सबका नहीं है। हाँ, NCERT में वही चीज़ है, यही है। तो 102 का आंसर ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। अब 103 का आंसर मैं बताने रहा भाई, इतना भी नहीं है। ऑल ऑफ द अबव है, लेकिन 103 का आंसर खुद सोचो क्या होगा, इतना इजी नहीं बताऊंगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजफुली कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सबस्टांसेस विद द हेल्प ऑफ व्हाट, बैक्टीरिया। उसी को यूज़ करते हैं ना। वो क्या करता है बैक्टीरिया, खा पी के उसको डाइजेस्ट करता है और हमको यूजफुल सबस्टांसेस देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, हाइड्रोजन। ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोजन बस आ रही है अभी लॉन्च हुई थी, तो ये सब कम पॉल्यूशन करेगा। बाकी चारों ऑप्शन में देखो हाइड्रोजन सबसे आपको एफिशिएंट लग रहा है ना, तो वही आंसर होगा। ऐसे एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब है, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू व्हाट। कार्बन ग्रीन हाउस गैस को क्या बताना है यार, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड मेजर होता है, याद रखना। ए और बी में आप फंसोगे, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेजर होता है, तो आप इसको हमेशा याद रखना। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि पहली बात तो ग्रीन हाउस गैसेज है ना कितने रिकॉग्नाइज्ड हैं। जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं याद कर पाया हो तो बोलता हूँ, 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं। CO2, CH4, एक SF6 है, हाँ ऐसे करके ना 6 हैं, SOX, NOX, तो ऐसे करके 6 हैं। आप एक बार चेक करना। तो उसमें जो CO2 है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सारी बातें मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ वेरीफाई। आप नहीं करोगे, मैं इसलिए शंका डाल के जा रहा हूँ, क्योंकि बोल दूंगा आप करोगे नहीं। व्हाट डज ओजोन लेयर क्या एब्जॉर्ब करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज सबको मालूम है। इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 16 सितंबर को बनता है। ये सब तो भाई, ये 108 नंबर क्वेश्चन है ओजोन लेयर वाला। सितंबर में पेपर वेपर भी है ना बहुत सारा, यूपी वाला वगैरह भी है, तो आप देखना ये वाला याद रखना। अल्बर्ट आइंस्टाइन रिसीव कब नोबेल मिला था उनको, किस चीज़ के लिए मिला था, तो 1921 में मिला था अल्बर्ट आइंस्टाइन को, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। BPSC का हर कम से कम 6-7 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ अ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल इन शेप, सरफेस टेंशन के कारण होता है। ठीक है, बारिश की जो पानी आती है उसका शेप वैसा ही हो जाता है ना, सरफेस टेंशन के कारण। अब देखो ये आ गया ना शाइनी चीज़, मैं बोल रहा था कि जहाँ पे शाइन आएगा तो वहाँ पे देखना क्या क्या होता है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना द कलर्ड ग्लास अपीयर्स वाइट इवन क्रस्ट इनटू फाइन पाउडर, तो इसका आंसर आयोग ने इसका आंसर 111 का आंसर बी दिया है, आप देख लेना। क्योंकि मैंने ऐसे रट रखा था कि शाइन होगा तो TIR होगा, तो मेरी भी गलत हो गई। तो 111 का आंसर बी दिया आयोग ने। वाइल पासिंग ओवर एन ऑब्स्टिकल ए लाइट रे स्लाइटली बेंड्स, अरे सबको पता है वो बेंड फ्रॉम द एजेस ऑफ द ऑब्स्टिकल इनटू शैडो रीजन, द फेनोमेना इज नोन एज व्हाट, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब सोचो मैंने डिफ्रैक्शन लगा दिया, ठीक है ना। सब आप देखोगे कि क्या सही क्या गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉमनली यूज मॉडरेटर। अब देखो ये 113 क्वेश्चन में ही फंसा था, क्यों, हम सबको पता है कि जो हैवी वाटर है उसको मॉडरेटर यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O बोलते हैं उसको। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, प्रोटियम, ड्यूटियम 1S2, और ट्रिटियम होता है 1S3। तो मैंने ऐसे याद किया था कि जो हैवी वाटर D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, उसको हम लोग यूज़ करते हैं
ठीक है। ग्रेफाइट को भी मॉडरेटर के रूप में यूज़ करते हैं। चर्नोबिल जिसने नहीं देखा वेब सीरीज 100% एग्ज़ाम के बाद देख लेना चर्नोबिल, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। और मुझे लगा था कि हैवी वाटर है तो वाटर तो क्यों होगा, तो फिर मैं फर्स्ट के ए आंसर मार दिया था, लेकिन एक्चुअल में आंसर अवला है वो है 113 का डी है। द अल्फ़ा रेडिएशन इज़ नॉट यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, 114 का ए। इट इज़ ईजियर टू रोल ए स्टोन अप टू स्लोपिंग रोड दैट ए लिफ्ट टू, हाँ आसान है, रोल करना आसान है, लिफ्ट करने से ज़्यादा आसान है रोल कर देना। क्यों? क्योंकि वर्क डन इन रोलिंग ए स्टोन इज़ लेस, रोलिंग में वर्क डन कम होता है। बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लोटिंग पेपर इनवर्स व्हाट? कैपिलरी एक्शन। दिया जलता है ना, दिया, दिया देखो जलता है, तो दिए की जो हम बाती डालते हैं उसमें कैपिलरी एक्शन होता है ना पानी का, तो यू नो वो नीचे से ऊपर वो ट्रैवल कर जाता है, तो उसको कैपिलरी एक्शन ही बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, वेरीफाई करना। लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का, सबको पता है। एक लाइट ईयर कितना होता है वो लिखना जब नोट्स बनाओगे, इन 125 का। मिराज क्या होता है? अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। 119 स्टार्स अपीयर्ड टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्यों? अब देखो ये है ना, पहली बात तो आप ये पहले से पता करना कि हमारी जो अर्थ का रोटेशन है वो किस तरफ है, ईस्ट टू वेस्ट है कि वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। तो आपको 119 का आंसर मिलेगा। फिलहाल आयोग ने ए आंसर दिया है, ठीक है ना, तो ए आंसर सही है क्योंकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। आप खुद से सर्च करना, एक दिन दे दोगे ना, आप एक दिन दे दोगे दोनों पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो आपको मुझे लगता है 50% आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना, इन ऑप्शंस वगैरह से। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू, क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर ए है, 120 पे आ रहा है। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन ए सैंडी रोड देन ऑन ए कंक्रीट रोड बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन सैंड एंड फीट इज़ लेस देन दैट बिटवीन कंक्रीट एंड फीट। ऑब्वियस ही बात है भाई, है ना, बिल्कुल जेनरिक क्वेश्चन है, बहुत जेनरिक क्वेश्चन है। इन ए रेनी डे स्मॉल ऑयल फिल्म्स फ्लोटिंग ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर सो ब्रिलियंट कलर्स दिस इज ड्यू टू व्हाट? इंटरफेरेंस, ठीक है। On a clean glass plate, a drop of water spreads to form a thin layer, whereas a drop of mercury remains almost spherical because of cohesion of mercury is greater than its adhesion with glasses. देखो cohesion of mercury is greater। अब कभी mercury को, जैसे कभी अब थर्मामीटर फूट जाए ना, उसमें mercury होता है, आप निकालना हो, देखना हमेशा वो गोल गोल ही बना रहेगा। क्यों? कोहेजन मतलब व्हाट? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना ज़बरदस्त अट्रैक्शन है कि वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं, बस वही चीज़ आंसर था इसका। तो कोहेजन ऑफ मर्क्यूरी ज़्यादा है। स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर चेंजेस कंटिन्यूसली। बिल्कुल सही ऑप्शन है बी, ठीक है। 124 का आंसर डी है। क्वेश्चन क्या है? इट टेक्स मच लॉन्गर टू कुक फूड इन द हिल्स देन इन प्लेन। ऊपर जाओगे जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा तो टाइम आपको खाना पकाने में ज़्यादा लगे। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इन द हिल्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लोअर। ऊपर में क्या होता है? एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, दैट इन द प्लेन, एंड देयरफॉर वाटर बॉइल्स एट अ टेम्परेचर लोअर देन 100 डिग्री सी, कॉज एन इंक्रीज इन कुकिंग टाइम, ठीक है। ये सारे आपको मतलब नॉर्मल जनरल साइंस के क्वेश्चन है, ये आपको डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी टू मॉडरेट में बोलूँगा, इसलिए कट ऑफ फर्स्ट टाइम के हिसाब से भी उतना आगे निकल गया था, 286 सीट होते हुए भी। इनसाइड एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड क्या होता है? द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेंटेन बाय द यूज़ ऑफ एयर पंप। तो जब फ्लाइट उड़ रहा होता है ना, तो एयर पंप के मदद से हम फ्लाइट के अंदर का जो प्रेशर है वो हम लोग कांस्टेंट बना के रखते हैं। तो इसका 125 का आंसर ए है। अब देखो ये जितने सारे मैंने आंसर बताए ना, ये सारे जो साइड वाला ट्रिक है, राइट साइड में ट्रिक लगा हुआ है, वो फाइनल आंसर आयोग का दिया हुआ है। जो क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिए मैंने आपको बता दिया कि वो क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, ठीक है ना। बी आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जीएस का पेपर 1 जो होता है उसके 125 क्वेश्चन थे। कल मैं, आज नहीं अब क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा मेरे को जीएस पढ़ना रह गया था, कल मैं हिंदी भी 125 मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि सर हिंदी का भी लेके आइए, ये इंग्लिश हो गया इतना सारा, तो ऑब्वियसली कल का मुझे टाइम दे दो, मैं आज ही बना के हाँ वो करूँगा। और पेपर 1 जो है ना, ये जीएस पेपर है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, लेकिन जो पेपर 2 होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो मैं कल हिंदी भी डाल दूँगा, जो बच्चे को दिक्कत है, इनसे इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है ऐसा है,
तो कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, कल सेम वीडियो आपको हिंदी में भी अपलोड हो जाएगा। और मेरा जो सीख है वो यही रहेगा कि 125 क्वेश्चन को खुद से एनालाइज करना, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको लगता है ना, नहीं तो हाँ, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना फ्रेश, इसमें बहुत लिखा पढ़ी हो गई ना, फ्रेश क्वेश्चन डाउनलोड करना और क्वेश्चन में अपने नोट्स बनाना। 125 क्वेश्चन है, ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करो, ठीक है ना, और सारे में टिक लगा देना। और जहाँ जहाँ जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन है, दिखाता हूँ मैं, जैसे ये इकोनॉमी वाले क्वेश्चन है, देखो है ना, ये सब ऐसे साइड में लिख लिख के अपने नोट्स इसी क्वेश्चन में बना लेना। और अभी एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ये सब देख के जाना, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका क्वेश्चन नोट्स हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन नोट्स हो गया। तो एकदम साफ साफ सा कोई डाउनलोड करना क्वेश्चन पेपर, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। और इसी को सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, और साइड साइड में नोट्स बना लेना, कोई अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आई होप, देखो ये बहुत ही मेहनती काम था, क्योंकि फिर मुझे अपना जो लगाया था वो भी, और जो फाइनल आंसर की मैंने देख के ये भी लगाया है, हिंदी वाले में भी लगाया है, उसको भी करेक्शन किया, वहाँ पे डिटेल लिखे है, जो गलत हुए थे एक्सप्लेनेशन में लिखा है। हिंदी वाला भी जस्ट मैं अपलोड कर दूँगा, कल तक का मुझे टाइम दीजिए, ठीक है। तो एक तो वही बात रहा, जो ए वाला सपोर्ट जो सर कह रहे हैं फॉर्मुलेटर वाले, आप लोग वो करो, फंडिंग करो। वो अगर हो गया 25% हो गया, तो मैं 100% बोलता हूँ 250-260 भी जिसका UR में आ रहा है 100% सिलेक्शन है। अदरवाइज़ 300 पे भी डाउट है, कॉन्ट्रेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट है तब, ठीक है। तो इसी के साथ राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।